गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज की क्लास में हम ब्रिटिश जो साम्राज्य है, इस साम्राज्य के विस्तारीकरण के लिए इन्होंने जो भू राजस्व प्रणालियां अपनाई, उन भू राजस्व प्रणालियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अब पहली बात ये आती है कि ये भू राजस्व प्रणालियां क्यों आप डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक विचार अपने मन में जरूर लाएं कि पैसा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, बिना पैसे के, बिना राजस्व के क्या आप प्रशासन को चला सकते हैं? आंसर है नहीं चला सकते, है ना। चाणक्य ने कहा था कि वित्त प्रशासन का रक्त है। ठीक है, और जब वित्त प्रशासन का रक्त है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब धीरे धीरे करके अपना साम्राज्य प्राप्त हुआ, युद्धों के माध्यम से, सहायक संधि प्रथा के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से, जब इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो इस साम्राज्य विस्तार को करने के पश्चात इस साम्राज्य को संभालने और वहां की प्रशासनिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? पैसे की। और वो पैसा आता कैसे था? भू राजस्व से आता था। क्यों? क्योंकि उस समय में भारतीय अर्थव्यवस्था एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है आपकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। और एग्रेरियन इकोनॉमी होने के कारण यहाँ का जो मुख्य उद्योग है यहाँ की जनता का, वो एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर के माध्यम से वे क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में फसल एवं खाद्यान्नों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो खाद्यान्न का उत्पादन करना, फसलों का उत्पादन करना, और जितनी भी चीजें हैं वो उद्योगों के लिए यहाँ जो कृषि क्षेत्र से मिलेंगी वो कच्चा माल का काम करेगी, रॉ मटेरियल का काम करती है। इसी रॉ मटेरियल का उपयोग लोग ब्रिटेन में ले जाकर क्या करते थे? उससे या तो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, क्या करते थे? मैन्युफैक्चरिंग, और या तो प्रोसेसिंग करते थे। मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपका कपास मिला, तो कपास से वो ब्रिटेन में लेकर जाएंगे कच्चे माल को और बनाकर क्या लाएंगे? कपड़ा, है ना। नील की खेती करवाएंगे तो नील को लेकर जाएंगे और वहां से क्या करेंगे? रंगीन करेंगे, कपड़े को कलर करने के काम आता था। मलमल, सूती को लेकर जाते थे और उस सूती के धागे, मलमल के धागे से वहां से वो फर्निश्ड कपड़े बनाकर लेकर जाते थे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो आपके फसल है, इस कच्चे माल का उपयोग ब्रिटिशर्स ने या तो विनिर्माण में किया या प्रसंस्करण में किया, और उसके माध्यम से जो तैयार माल होता था उसे भारत में लाकर क्या करते थे? बेचते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उनको पहली चीज की, जहां पर कृषि हो रही है उससे लगान मिलेगी। क्या मिलेगी? लगान। क्योंकि अब वो उनके अधिपत्य वाला क्षेत्र है। क्या है आपका? अधिपत्य वाला क्षेत्र। तो उनको किसानों पर क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स। और वही टैक्स क्या कहलाता है? भू राजस्व कहलाता है। क्या कहलाता है? भू राजस्व। तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला जिस प्रांत को विजय किया, उस प्रांत का नाम है बंगाल प्रांत। कौन सा प्रांत है? और बंगाल प्रांत में जब इन्हें विजय मिली तो उस प्रांत को विजय करने के लिए इनको दो युद्ध लड़ने पड़े। एक युद्ध था 1757 का प्लासी का युद्ध, और दूसरा था 1764 का बक्सर का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि होने के बाद बंगाल प्रांत कंप्लीटली इनके क्या आ गया? प्रशासन में आ गया। इन्होंने द्वैध शासन क्या किया? शुरू किया। और बाद में आप देखेंगे कि 1773 क्या आएगा? 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो इस द्वैध शासन का अंत करके संपूर्ण बंगाल का प्रशासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में ले लेगी। और जब आप संपूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में लोगे तो उस दीवानी के अंतर्गत जो राजस्व आना है या राजस्व राजकोष में इकट्ठा होना है, उस राजस्व की वसूली का काम भी किसको करना पड़ेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे कोई व्यक्ति आपके घर पे क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है ना। तो आपको वहां पर उस व्यक्ति के कार्य करने पर आप उससे क्या हो जाते हैं? फ्रेंडली हो जाते हैं ना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति आपको रोज रोज मदद करे, सहायता करे, आपके काम कर दे, तो आप उससे क्या हो जाते हैं? यूजुअल हो जाते हैं। ठीक है, जनता जो है वो किससे हो जाती है? यूजुअल होती है उसके, कि उस आदि हो जाती है, एक तरीके से हैबिचुअल हो जाते हैं अपन। अब आपके वहां पर वह व्यक्ति ना होकर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो क्या आप उसके साथ उतना जुड़ाव महसूस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, और दूसरी बात कि आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना उसको भी, और उनको भी आपको समझने के लिए टाइम लगेगा। तो जब हमारे यहाँ भारतीय शासकों के बजाय सत्ता में कौन आई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो ये जो भू राजस्व है
इसकी वसूली करने वाले पूर्ववत अधिकारी या आपके पहले कौन से अधिकारी भू राजस्व की वसूली करने जाते थे, वो कैसे भू राजस्व की वसूली करते थे, पहले उस सिस्टम को समझेंगे। यानी मुगल कालीन प्रशासन में जब केंद्र के अधीन बंगाल एक प्रांत के रूप में था और उस प्रांत को कुछ सूबों में क्या किया गया था, बांटा गया था, तो इस प्रांत में और जो सूबे होते थे उनमें एक अधिकारी होता था भू राजस्व वसूलने के लिए, जिसका नाम है दीवान। क्या नाम है? दीवान। तो ये दीवान क्या करता था? भू राजस्व की वसूली करता था। ठीक है। और किसे क्या करता था? अपने प्रांत का प्रशासन भी चलाता था और कुछ नजराना किसे भेंट करता था? केंद्र में भेंट कर देता था। ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या ये दीवान जो है वो डायरेक्टली किसान के पास जाते थे भू राजस्व वसूलने? तो आंसर है नहीं। दीवान अपने सबॉर्डिनेट के रूप में जमींदार को नियुक्त करता था। क्या करता था? जमींदार को नियुक्त करता था। और ये जमींदार कौन था? जमींदार जो है वो भू राजस्व को किसानों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से वसूल करने वाला एक अधिकारी है। क्या है आपका? अधिकारी। ठीक है। तो आज जो हम पहला सिस्टम पढ़ने वाले हैं उस सिस्टम का नाम है इजारेदारी प्रथा। क्या नाम है आपका? इजारेदारी। अब इजारेदारी प्रथा को पढ़ने से पहले आप ये जाने अभी कि बंगाल प्रांत जो है, कौन सा प्रांत? हाँ, इस बंगाल प्रांत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो गई? साम्राज्य की स्थापना हुई। और जब साम्राज्य की स्थापना होगी तो यहाँ वो क्या करेंगे? भू राजस्व वसूलेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आपकी कंपनी के गवर्नर है, उनकी काउंसिल है, उसने विचार किया कि एकदम से किसी क्षेत्र विशेष में नए सिस्टम को लागू नहीं करेंगे। पहले हमको क्या करना चाहिए? एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, पहले से अस्तित्व में जो प्रणाली है, उस प्रणाली को ही अपन क्या करते हैं? लागू करते हैं। तो पहला विचार तो इनका यह है कि हम अस्तित्व में रह रही पूर्व प्रणाली को ही लागू करेंगे। ठीक है। अब इन्होंने कैसे लागू किया? तो आप देखेंगे कि ये जो आपका मुगल प्रशासन है, क्या आपका मुगल प्रशासन, तो मुगलों में जो केंद्रीय सत्ता होती थी उसके अधीन क्या होते थे? आपके दीवान होते थे। और ये दीवान कहां पर नियुक्त किए जाते थे? आपके प्रांत में। कहां नियुक्त किए जाते थे? आपके प्रांत में। ठीक है। इस दीवान में दीवान का मुख्य काम होता था कि वह आप अपने अधीन आने वाले जमींदारों से क्या करे? उनको प्रोत्साहित करे, उनको भेजे कि वे किसानों से क्या करेंगे? भू राजस्व वसूल करके लाएंगे। तो दीवान का मुख्य काम है जमींदारों को नियंत्रित करना और जमींदारों के कार्यों पर क्या करना? सुपरविजन करना। ठीक है। तो जमींदारों के कार्यों पर नियंत्रण रखना, जमींदारों से समय समय पर भू राजस्व को एकत्र करना और एकत्र करने के बाद जो मुगल का केंद्रीय राजकोष है उसमें कुछ नजराने की राशि देना और कुछ प्रांत के राजकोष में ही जमा रहने देना। ये काम कौन करता था? आपका दीवान करता था। और ये जमींदार जो आपके सेकंड लेवल पर था, इसका काम था राजस्व को वसूलना। तो जमींदार का जो मुख्य काम है वो है किसानों से प्रत्यक्ष रूप से राजस्व की वसूली करना। ठीक है। तो भू राजस्व की वसूली में आपको 4 लेयर दिखाई दी। सबसे नीचे किसान। किसान जमीन का मालिक है। किसान क्या करता है? खेती करता है, उत्पादन करता है और उस उत्पादन का कुछ भू राजस्व किसको चुकाता है? जमींदार को। जमींदार सिर्फ वसूली करता है। जमींदार क्या करता है? भू राजस्व की वसूली करता है और उस भू राजस्व को किसको ले जाकर देता है? दीवान। दीवान क्या करता है? प्रांत के राजकोष में क्या करेगा? राजकोष को जमा करेगा। कुछ हिस्सा उसको क्या दे देगा? केंद्रीय सत्ता को दे देगा। और इसका एक और काम है कि ये जमींदार के कार्यों पर क्या रखे? नियंत्रण रखे, कि जमींदार सही समय पर भू राजस्व की वसूली करके लाए, सही निश्चित मात्रा में करके लाए। ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो एग्जिस्टिंग प्रणाली थी। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ये बंगाल प्रांत आएगा तो ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इस प्रणाली में कुछ परिवर्तन करेंगे। पार्शियल चेंज किया, मेजर चेंज नहीं किया है। ठीक है। तो ये जो आंशिक परिवर्तन है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवान के स्थान पर, किसके स्थान पर? दीवान। इस दीवान के स्थान पर यूरोपियन अधिकारियों की नियुक्ति करी। किसकी नियुक्ति कर दी? यूरोपियन अधिकारी। और इस यूरोपीय अधिकारी से कहा कि आप जो है वो इस जमींदार से क्या करें? राजस्व वसूलें। यानी आप ध्यान दीजिए कि इस यूरोपीय अधिकारी को सीधे तौर पर किसान से राजस्व वसूलने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि किसान अभी यूरोपियन अधिकारियों से परिचित नहीं है। क्या नहीं है? आपके परिचित नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि हम एकदम से यूरोपियन अधिकारियों को क्या करेंगे? अगर किसानों के पास भेजेंगे तो हो सकता है कि किसान विद्रोह कर दें।
क्या कर दें, किसान विद्रोह कर दें, किसान राजस्व की राशि को देने से इनकार कर दें, ठीक है, या किसान जो है भू राजस्व इनको दें ही ना, ठीक है। हो सकता है कि यूरोपियन अधिकारी अभी किसान के बिहेवियर को नहीं जानता कि उनसे भू राजस्व की वसूली कैसे करना है, ये तो वो जानते ही नहीं है। तो डायरेक्टली यूरोपियन अधिकारी को किसान के ऊपर बैठाने से अच्छा है कि हम क्या करें, भारतीय जमींदारों को ही अपने नियंत्रण में रखें। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का नियंत्रण रखा तो उन्होंने एक क्लास को बनाए रखा, दैट इज जमींदार क्लास, ठीक है। यानी ये जमींदार क्लास पहले भी एग्जिस्ट करती थी और जब बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हुआ तब भी एग्जिस्ट करेगी। और ये जमींदार जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से किसानों से क्या करेंगे, भू राजस्व को वसूलेंगे। लेकिन ये भू राजस्व को वसूल कर किसे देंगे, यूरोपियन अधिकारी को, और यूरोपियन अधिकारी किसे देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा, ठीक है। अब एक और बात कि यही यूरोपियन अधिकारी जो है वो जमींदार पर नियंत्रण रखेगा। जैसे यहां पर दीवान रख रहा था, अब यहां पर कौन रखेगा, यूरोपियन अधिकारी रखेगा, ठीक है। तो इसी व्यवस्था को सबसे पहले इंप्लीमेंट कर दिए। किसको इंप्लीमेंट किया, इस व्यवस्था को, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे अपर लेयर पर, उसके अधीन यूरोपियन अधिकारी भारतीय जमींदारों पर नियंत्रण रखते थे और उनके द्वारा एकत्र किया गया भू राजस्व किसको देते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके बाद जमींदार जो थे वो भारतीय थे और वो किसान से क्या करते थे, राजस्व वसूला करते थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब इस सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन किया गया तो कब से कब तक किया जाएगा, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल मिल गया था, तो 1765 से 1772 तक ये व्यवस्था लागू रहेगी जो अभी आपने पढ़ी। कब से कब तक, 1765 से 1772 तक। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व को वसूल करना, ठीक है। और भारतीय राजस्व से जो आपकी राशि प्राप्त होगी, क्या होगी, राशि जो प्राप्त होगी उस राशि से वो बंगाल वाले क्षेत्र में उत्पादित माल को ही क्या करेंगे, भारतीयों के द्वारा जो कच्चा माल है उसे खरीदेंगे। यानी जो भू राजस्व से मुनाफा होगा ना उसको कहां से खरीदेंगे, बंगाल की चीजों को ही खरीदेंगे और ब्रिटेन में निर्यात करेंगे, फिर उसका विनिर्माण करेंगे और उसको फिर से भारत में लाके बेचेंगे और कई गुना, 100 गुना से भी ज्यादा लाभ कमाएंगे। ये ब्रिटिशर्स की स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके की स्ट्रेटेजी का पालन किया कि हम भारतीय राजस्व से मिलने वाली जो राशि है उससे भारतीयों के द्वारा उत्पादित माल को ही खरीदेंगे और ब्रिटेन को निर्यात करेंगे और अधिक से अधिक क्या करेंगे, मुनाफा अर्जित करेंगे, ठीक है। कब से कब तक, 1765 से 1772 तक। तो हम देखते हैं कि क्या इस अवधि के दौरान जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यूरोपियन अधिकारियों की नियुक्ति करी और उसके नीचे जमींदार और जमींदार के नीचे किसान, तो क्या ये वाले सिस्टम से मुनाफा आया, तो आप देखेंगे कि हाँ आया, ठीक है। कैसे आया, 1762-63 में वहां नवाब कौन था, मीर कासिम। और मीर कासिम के शासनकाल में आप राजस्व देख रहे हैं कितने लाख आता था, 65 लाख वार्षिक आया भू राजस्व। लेकिन आप देखेंगे कि मीर जाफर के शासनकाल में ये कितना हो गया, 1763-64 में 76 लाख हो गया, कितना लाख हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि 64-65 में भी किसका कार्यकाल है, मीर जाफर का। तो मीर जाफर के दूसरे कार्यकाल में ये बढ़कर कितना हुआ, 81 लाख हुआ। जब मीर जाफर जो है वो आपके 1757 के बाद क्या बना था, नवाब बना था, ठीक है। फिर आप देखेंगे दोबारा भी क्या बना था, नवाब बना था। तो उसके दो कार्यकाल में आप देख रहे हैं एक बार कितना, 76 लाख, और उसके बाद फिर कितना, 81 लाख वार्षिक मिला। और इसके बाद जब इसका शासन क्या हो जाएगा, समाप्त, किसका होगा कि नहीं होगा, और एक नया नवाब कौन बनेगा, नजमुद्दौला, जो कि कैसा था, अवयस्क था, ठीक है। इस मीर जाफर के कितने पुत्र थे, आंसर है 4। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, ठीक है। जिनमें से सबसे नाबालिग था नजमुद्दौला, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पपेट रूलर बनाने के लिए या अपने अनुसार काम करने के लिए उसे क्या बनाया, नाम मात्र का नवाब बनाया था, ताकि वो इस भू राजस्व प्रणाली के माध्यम से बंगाल में ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व वसूले, उससे भारतीय उत्पाद को खरीदें, निर्यात करें और मुनाफा कमा सकें, ठीक है। और हुआ भी ऐसा, ऐसा हुआ कि ये यूरोपियन अधिकारियों ने जमींदारों पर इतना दबाव बनाया, इतना दबाव बनाया कि जमींदारों ने तबीयत से किसानों पर अत्याचार किया, और इतना अधिक अत्याचार किया कि 1765 में जब इनको दीवानी मिली तो इनके पास उस वर्ष का राजस्व 147 लाख आया। कितना आया, 147 लाख का भू राजस्व आया।
जो कि इस वाले राजस्व से 80% लगभग ज्यादा है। कितना ज्यादा है? लेकिन यहां पर जमींदार और यूरोपियन अधिकारियों के द्वारा जो दबाव और डर और जो अत्याचार किया गया, इसके कारण किसान अपनी जमीन को छोड़कर भाग गए। किसान क्या होने लगे? पलायन करने लगे, अपनी जमीन को छोड़कर भागने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास भू राजस्व में देने के लिए तो पूरा छीन लेते थे, साहूकार ब्याज से भी उनको लेकर देना पड़ता था, लेकिन उनके पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। तो भूखमरी की समस्या से किसान क्या होने लगे? पीड़ित होने लगे। और किसान ने सोचा कि इतना अत्याचार सहन करने से अच्छा है कि जमीन ही छोड़कर चले जाओ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये परिणाम निकला कौन सी वाली प्रणाली का? एग्जिस्टिंग वाली का। ठीक है, तो आप देखेंगे उसमें सिर्फ इन्होंने क्या किया था? एक ही चेंज किया था। तो आपकी जो वर्तमान में उस समय में तत्कालीन प्रचलन व्यवस्था थी, क्या थी? यूरोपियन अधिकारी। क्या थी आपके? यूरोपियन अधिकारी। इस यूरोपियन अधिकारी के नीचे कौन? जमींदार। और ये जमींदार कैसे हैं? भारतीय हैं। इनके नीचे कौन? ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो प्रणाली है, इसके क्या क्या दोष निकल कर आए। ठीक है, पहला दोष ये निकल कर आया कि राजस्व वसूली के लिए जमींदारों ने किसानों पर क्या किया? अत्यधिक अत्याचार किया। परिणाम स्वरूप लोग जमीन छोड़कर भागने लगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ जब उनके पास कुछ बचा ही नहीं, तो अब वो क्या करेंगे बेचारे? भूखमरी की समस्या से नहीं पीड़ित होंगे? उसके बाद आप देखेंगे कि इसी काल में 1770 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। और भयंकर अकाल पड़ा तो जो किसान थे वो भू राजस्व क्या देते? जब अनाज ही नहीं उगा, अनाज नहीं उगा इस भयंकर अकाल में, तो अनाज ही नहीं उगा तो कैसे देंगे? तो आप देखेंगे कि अनाज नहीं उगा और यूरोपियन अधिकारी तथा जमींदारों ने उन पर कोई भी रहम, कोई भी दया दृष्टि नहीं दिखाई कि वो कहीं वहां संरक्षित भंडार गृह का अनाज उन्हें दे देते या कुछ कर देते। तो बंगाल की 1/3 जनता सन 1770 में भूखमरी की समस्या से क्या हो गई? मर गई। इतनी बड़ी जनसंख्या, 1/3 जनसंख्या भूखमरी से क्या हो गई? मर गई। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो 5 साल थे, इन 5 सालों में सबसे ज्यादा भूखमरी की समस्या से क्या हुआ? बंगाल के लोग पीड़ित हुए, क्योंकि उनको तो पूरा राजस्व या तो यूरोपियन अधिकारी या जमींदारी को क्या करना पड़ता था? देना पड़ता था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो यूरोपियन अधिकारी हैं, इन्हें स्थानीय प्रशासन की कोई समझ वमझ नहीं थी, इसलिए जमींदारों को जबरदस्ती क्या करते थे? दबाव बनाते थे। और जमींदार जो है वो बहुत अधिक दबाव और अत्याचार किस पर बनाने लगे? किसान पर, क्योंकि उनको यहाँ के बंगाल के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, तो वो प्रशासनिक व्यवस्था को समझ नहीं पाए और उन्होंने किसानों को किसी भी प्रकार की रियायत या छूट भी नहीं दी। ठीक है, और आप देखेंगे कि अब यहाँ पर जो 147 लाख आपको दिख रहा था, क्या दिख रहा था? 147 लाख। तो इतना अधिक भू राजस्व आने से इसके ऊपर जो बैठी हुई क्या थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ये अमीर हुई? हो गई? तो आंसर है नहीं हुई। क्या है? नहीं हुई। 147 लाख का भू राजस्व आने के बावजूद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालियापन की स्थिति में खड़ी हुई। और उसका कारण यह था, ये यूरोपियन अधिकारी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर गए। इन्होंने जमींदारों और किसानों पर अत्याचार करके भू राजस्व तो वसूला, लेकिन रखे कहां? अपनी जेब में। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो भू राजस्व की राशि अदा नहीं की। और इन्होंने क्या किया? अपने निजी हित साध लिए, खूब भ्रष्टाचार किया, खूब रिश्वतखोरी, खूब मालामाल हुआ और कहां चले गए? इंग्लैंड। और ये जो आपके जो राजस्व इन्हें नहीं मिला, इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब जो आपकी तत्कालीन समय में जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसमें इन्होंने एक स्टेप पर बस जो चेंज किया था, वो फेल हो गया। परिणाम स्वरूप अब इन्होंने ये विचार किया कि ये जो हमारे यूरोपियन अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो गए हैं। अच्छा, जमींदारों ने भी कुछ ना कुछ शोषण किया होगा, तो जमींदार भी यहाँ क्या हुए होंगे? अमीर हुए होंगे। ठीक है, तो इन दोनों ने इस 147 लाख का भू राजस्व का क्या किया? उपयोग। क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला है? नहीं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर जाएगी? ब्रिटेन। बोलेगी मदद करिए। क्यों? क्योंकि भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो 4 लाख वार्षिक पौंड क्या करना पड़ता था? देना ही पड़ता था किराए के रूप में। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये किराया नहीं दे पाई। दूसरी बात, इसी समय में मैसूर वाले क्षेत्र में लड़ाई होना है, इसी वाले क्षेत्र में मराठा में होना, कर्नाटक में होना है। यार युद्ध ही युद्ध है, वहां पर भी क्या हो रहा था? पैसा खर्चा हो रहा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति नहीं थी अब, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई? दिवालिया हुई।
तो अब यहाँ पर जो बंगाल में कंपनी के अधीन नया गवर्नर जनरल बनकर आएगा, वो सोचेगा कि भू राजस्व की एक नई प्रणाली क्या करी जानी चाहिए, लागू की जानी चाहिए। तो भू राजस्व की एक नई प्रणाली जो है वो लागू की जाएगी, जिसका नाम है इजारेदारी व्यवस्था। क्या नाम है? ठीक है। इस व्यवस्था को पंचवर्षीय बंदोबस्त या 5 ईयर सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर आप देखेंगे कि यही पंचवर्षीय व्यवस्था जो है वो आपके 1 वर्षीय बंदोबस्त में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा? 1 वर्षीय बंदोबस्त में बदलेगा, और इसे फिर आप एनुअल सेटलमेंट या 1 ईयर सेटलमेंट के नाम से भी जानेंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभी इजारेदारी व्यवस्था की बात करें तो 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिली? दीवानी मिली। क्या मिल गई? दीवानी। जिसके बदले उनको सिर्फ मुगलों को क्या करना पड़ता था? एक निश्चित राशि अदा करना था। लेकिन जब आपने देखा कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था इसका लॉस हुआ और कंपनी दिवालियापन की स्थिति पे चली गई, तो कंपनी ने मुगलों को ये निश्चित राशि देना कालांतर में बंद कर दिया। भू राजस्व की एक निश्चित राशि वो क्या करते थे? मुगलों को देते थे ना, आलमदीदी को देते थे ना, वही 26 लाख रुपए बोला था, और आपके निजामती के लिए भी देते थे। तो वो दोनों राशि आप क्या करना बंद कर दिया कि नहीं, हमारी तो स्थिति नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। अवध के नवाब को भी देना बंद कर दिया, बंगाल में भी देना बंद कर दिया, और दिल्ली में भी देना बंद कर दिया, क्योंकि इलाहाबाद की संधि के तहत अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग होगा। तो मेनली तो बंगाल में बंद करेंगे। किस में बंद करेंगे? बंगाल में। और वो जो निश्चित राशि है और केंद्रीय मुगल सत्ता है उसको देना बंद कर देंगे, कालांतर में करेंगे, जब आपके एग्जिस्टिंग वाली जो आपके लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसकी क्या हो गई? दुर्दशा हो गई। ठीक। अब यहाँ पर आया कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन आया? वॉरेन हेस्टिंग। इसने 1772 में जो आपके तत्कालीन आपकी भू राजस्व व्यवस्था की कमियां समझ में आई, जो आपने अभी डिस्कस करी है, उन कमियों के सुधार के लिए एक नई भू राजस्व प्रणाली लाई, जिसको इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। अब हुआ ये कि इस इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत इसने कहा कि अलग अलग क्षेत्र में जो जमीन है उसकी जमीन के भू राजस्व की वसूली के लिए नीलामी की जाएगी। क्या की जाएगी? नीलामी। और इस नीलामी में जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा, सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को क्या कर दी जाएगी? वहां की जमींदारी प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है। तो इजारेदारी व्यवस्था क्या है? आंसर है जमीन की नीलामी, सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाने वाले को वो जमीन क्या दे दी जाएगी? दे जाएगी। कितने साल के लिए दी जाएगी? 5 साल के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जमींदार। कौन हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जमींदार, है ना। और ये जमींदार क्या कर रहा है? किसान से राजस्व वसूलेगा। कहां पर? उस किसान की भूमि पर। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है। और वसूल करके किसको देगा? यहां तक की बात क्लियर? तो जो व्यक्ति जितनी आपके ऊंची बोली लगाता था, क्या होता था? राजस्व वसूल के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जो व्यक्ति होता था, उस पर्टिकुलर लैंड एरिया के, उस भूमि क्षेत्र की नीलामी का अधिकार उसे दे दिया जाता था। नीलामी के बाद उसे उस निश्चित क्षेत्र पर राजस्व वसूली के क्या दे दिए जाते थे? अधिकार दे दिए जाते। चूंकि ये अधिकार उसको 5 साल के लिए मिलते थे, इसलिए इसे पंचवर्षीय बंदोबस्त या 5 ईयर सेटलमेंट के नाम से जाना जाता था। यानी आप देखेंगे कि जितनी ऊंची आपने बोली लगाई, उसके माध्यम से आप 5 साल तक, अब आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या देना है? राजस्व देना। क्या करना है आपको? राजस्व चुकाना है, बस। आप 5 साल के लिए कौन फ्री हो जाता था? जमींदार। ठीक है। अब जमींदार जो है वो काम करेगा कहां पर? उस लैंड एरिया में किसान के साथ। यानी वो किसान के साथ डीलिंग कौन करेगा? जमींदार करेगा। इस सिस्टम को किस नाम से जाना गया? इजारेदारी। किस नाम से जाना गया? इजारेदारी। तो आप देखेंगे कि इस इजारेदारी सिस्टम को लागू करने वाला पहला जो गवर्नर जनरल है उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। और इजारेदारी प्रणाली को इसने बंगाल में कब लागू किया? 1772 में। बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, क्योंकि तीनों क्षेत्र की इनको क्या मिली थी? दीवानी मिली थी। तो तीनों क्षेत्र में उसने कौन सी प्रणाली लागू करी? इजारेदारी प्रणाली। इसे ही फार्मिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। परिभाषा अगर जानना चाहें तो इसके अंतर्गत कंपनी किसी भी क्षेत्र या जिले का जो भू क्षेत्र होता था, लैंड एरिया होता था, उसके राजस्व से वसूली की जिम्मेदारी उसको प्रदान करती थी जो सबसे ऊंची बोली लगाता था। और जमींदार को प्रदान किए गए ये वाले अधिकार ही क्या कहलाते थे? जमींदारी या इजारेदारी व्यवस्था कहलाते थे। तो अब क्या हुआ
कि जो एग्जिस्टिंग जमींदार थे उसकी बजाय नए जमींदार आएंगे। कौन आएंगे? नए जमींदार, जो क्या करेंगे, सोचेंगे कि अरे उन लोग तो बहुत पैसा कमाए थे, अब अपन ज्यादा से ज्यादा बोली लगाकर क्या ले लेते हैं, जमींदारी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ नए जमींदार जो है वो क्या करने लगे, ऊंची ऊंची बोली लगाकर इन क्षेत्रों के भू राजस्व को ग्रहण करने की जिम्मेदारी लेने लगे। यहाँ तक क्लियर? ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से अब नया सिस्टम आया, किस वाले में? इजारेदारी में। किस में आया? इजारेदारी में। और इजारेदारी में अब वो बताओ, पहले क्या थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अधीन कौन आते थे? यूरोपियन अधिकारी। और यूरोपियन अधिकारी के नीचे कौन आता था? भारतीय जमींदार। और फिर उसके बाद कौन आता था? किसान आता। तो यूरोपियन अधिकारियों ने खूब भ्रष्टाचार किया था, तो अब इनकी इनकी कहानी क्या कर दी गई? समाप्त। ठीक है, क्लियर है? अब कौन आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके नीचे कौन आएंगे? नए जमींदार, जिन्होंने उस पर्टिकुलर लैंड एरिया का भू राजस्व वसूलने के लिए बहुत अधिक क्या लगाई? ऊंची बोली लगाई। और इसके नीचे क्या आएगा आपका? किसान आएगा। ठीक है, किसान किसे देगा? जमींदार को। और जमींदार किसके पास जाएगा? यहां तक क्लियर है? ठीक। अब यहां पर कि इस व्यवस्था के लागू करने के बाद इस इजारेदारी व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम आई? क्या आई? इजारेदारी व्यवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम आई? सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हम बोल रहे हैं कि ये एक आपका फार्मर है, ठीक है, और ये इसका लैंड एरिया है। ये क्या है आपका? लैंड एरिया, यानी इसका क्या है? भू क्षेत्र है। ये क्या है आपका? भू क्षेत्र। ठीक है, इस भू क्षेत्र की उत्पादन क्षमता है 25 बोरे की। कितने बोरे की? 25 बोरे की। ठीक है, अब 25 बोरे की उत्पादन क्षमता है। इसके ऊपर कौन बैठता था? जमींदार बैठता था। ठीक है, और इसके ऊपर कौन आता था आपका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी। आती थी कि नहीं? हाँ। इस जमींदार की जिम्मेदारी क्या है कि वो यहाँ से भू राजस्व क्या करेगा? वसूलेगा। लेकिन उसके पहले तो एक समझौता होगा ना। एक क्या होगा? समझौता, या एक कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी को आप क्या बोलते हैं? बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? बंदोबस्त। इस बंदोबस्त को कितने साल के लिए किया जाएगा? 5 साल के लिए। तो अब जो है ये जमींदार क्या करेगा? इस क्षेत्र की बोली लगाएगा। क्या लगाएगा? बोली। तो हम बोल रहे हैं कि एक जमींदार है ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है डी, है ना। एक जमींदार ने जब बोली लगाने बैठे तो एक जमींदार बोला कि मैं इस वाले क्षेत्र से आपको 15 बोरे दूंगा। कितना बोला? 15 बोरे दूंगा। एक बोला 12 बोरे दूंगा। ठीक है, फिर एक ने बोला हम 18 बोरे देंगे। कितने देंगे? 18। ठीक है, लास्ट में एक ने बोला मैं 22 बोरे दूंगा। कितने दूंगा? 22 बोरे। तो आप सबसे ऊंची बोली किसने लगाई? 22 बोरे वाले ने, है ना, यानी किसने लगाई? डी ने। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 साल का क्या दे देगी? कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। अब इसकी जिम्मेदारी है कि ये इस भू क्षेत्र से कितने बोरे ले जाकर कितने बोरे का भू राजस्व इसको ले जाके देगा? 22 बोरे का देगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी है? 25 बोरे। ठीक है, 22 ये क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। अब इसको भी तो खुद की जरूरत होगी, अपना खर्चा भी तो निकालेगा। तो अब आप देखेंगे कि 22 इसने किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके पास इसने कहा कि दो मुझे भी दो। क्या दे दो? दो मुझे भी दे दो। तो कितने बोरे हो गए? 24 बोरे। किसान के पास कितना बचा? 1 बोरा। मेहनत किसने की थी? उगाया किसने था? अत्याचार किस पे हुआ? क्या उसको मिला? अब वो अपने खाद्यान्न आपूर्ति कर पाएगा? नहीं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं कह रही हूं कि फिर से यहाँ पर क्या लगाई जानी है? बोली लगाई जानी। यही भू क्षेत्र है। चलो, ये आपका क्या है? ये आपका भू क्षेत्र है, और इस भू क्षेत्र से क्या करना है? राजस्व वसूलना है। मान लेते हैं कि इस भू क्षेत्र की क्षमता जो है वो 20 बोरे उत्पादन की थी। कितने की थी? ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आपके क्या आए? यहाँ पर आपके जमींदार आए। कौन आए? आपके जमींदार। इन जमींदारों ने यहाँ पर बोली लगाना शुरू किया। ठीक है, अब बोली लगाना शुरू किया तो आप देखेंगे कि एक जमींदार बोला हम तो 22 बोरे देंगे। कितने देंगे? 22। एक ने बोला 23 दूंगा। ठीक है, एक ने बोला 24 का दूंगा। एक ने, अगले ने बोल दिया 25 का दूंगा। अब बताओ बोली किसको सैंक्शन होगी? 25 को। क्या इस भूमि की क्षमता 25 बोरे की है? नहीं। तो इस जमींदार को तो नॉलेज ही नहीं है, ये तो नया नया प्लेयर है। इसको थोड़ी पता है कि इस भू क्षेत्र की क्षमता कितनी है? 20 बोरे की।
इसने तो क्या किया, ऊंची बोली लगाने के चक्कर में, क्योंकि 22, 23, 24 की बोली लग रही थी, इसने सोचा कि मैं 25 लगा के क्या ले लेता हूँ। अब क्या होगा कि किसान कहेगा कि भैया हमारे पास तो कितने बोरे हैं, 20। तो अब एक बात कि एक कंडीशन ये है कि ये जमींदार 5 बोरे की राशि खुद के जेब से भरे, क्या करेगा, खुद के जेब से भरे। और दूसरी कंडीशन, क्या खुद के जेब से भरेगा, नहीं, वो इस अतिरिक्त 5 बोरे के लिए किस पर दबाव बना देगा, किसान पर, और क्या कहेगा कि आगे के 5 बोरे तुम ही दोगे। ठीक है, अब ये किसान क्या करेगा, इस 5 बोरे को पूरा करने के लिए या तो ऋण लेगा, क्या करेगा, ऋण लेगा। क्यों, क्योंकि अगर उसने ये 25 बोरे नहीं चुकाए तो जमींदार उसकी भूमि को छीन लेगा, जमींदार उसकी भूमि को अधिग्रहित कर लेगा, तो उसकी भूमि छिन जाने के डर से बेचारा किसान साहूकार के पास पहुंचेगा और क्या करेगा, इस 5 बोरे की व्यवस्था करेगा। कौन, आपका किसान। तो यहां पर अत्याचार किसके ऊपर हुआ, किसान के ऊपर। या तो जमींदार के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, क्योंकि बहुत शौक में ऊंची बोली तो लगा दिए। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन पर आते। तीसरी कंडीशन पर जब आओगे तो मैं कह रही हूं कि एक वर्ष ऐसा आया कि इस वर्ष तो अकाल ही पड़ गया। क्या पड़ गया, अकाल ही पड़ गया। अकाल पड़ा तो भैया यहाँ एक बोरा भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक बोरा भी नहीं होगा। अब ना तो जमींदार 20 दे सकता ना 25 दे सकता, किसान दे पाएगा 20 और 25। तो क्या होगा, इस किसान की भूमि को छीन लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। और मान लो की बात, किसान की भूमि तो छिनी छिनी और जमींदार ने क्या नहीं करा, पैसे नहीं चुकाया, तो जमींदार की जमींदारी भी छिन जाएगी। जमींदार की क्या हो गई, जमींदारी भी छिन जाएगी, अगर वो अपनी जेब से नहीं भर पाएगा। तो एक बात बताओ कि इस सिस्टम में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। किस सिस्टम में, इजारेदारी में। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि इजारेदारी जो सिस्टम था, इसमें आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। सबसे पहला यहाँ पर कि भाई भूमि की क्षमता से अधिक क्या होता था, राजस्व वसूली लगाई जाती थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पर भूमि आप क्या लगा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। तो आपने अभी एग्जाम्पल में देखा था ना कि जमींदार क्या कर रहा है, आवश्यकता से अधिक भूमि की उतनी क्षमता भी नहीं तब भी क्या लगा रहा है, उतनी बोली लगा दे रहा है। तो ये तो गड़बड़ काम हो गया, या तो वो खुद भरेगा या तो किसान पर अत्याचार करके वसूल करेगा। ठीक है, दूसरी आप देखेंगे कि इसी के कारण किसानों पर अत्याचार क्या हुआ, बढ़ गया। कभी कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, सूखा पड़ जाता था या फसल उत्पादन क्या होता था, कम। तो किसान अपनी जमीन को बचाने के लिए साहूकार से क्या लेता था, ऋण। और साहूकारों से ऋण लेने के कारण किसान ब्याज और ऋण के बोझ तले दबने लगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि कई बार जमींदार इस भू राजस्व को अदा नहीं कर पाते थे। अब ये जो 5 साल के बाद आप भू राजस्व को अदा नहीं कर रहे हो, 5 साल में आपको ये आप भू राजस्व नहीं कर रहे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, इसके बाद जो आपके गवर्नर जनरल हैं, उनने सोचा कि एक काम करो कि इस सिस्टम को बदलकर क्या कर दो, एक एक साल का कर दो। कैसा कर दो, एक एक साल का। तो एक साल का करेंगे तो अगर जमींदार देगा तो अगली बार फिर बोली लगाएगा ऊंची, और अगर जमींदार नहीं देगा तो फिर बोली नहीं लगाएगा, उसकी जमींदारी एक ही साल में छीन लिया करेंगे। तो अब 5 साल की बजाय इस जमींदारी सिस्टम को 1777 ईस्वी में क्या करने लगे, एक साल का सेटलमेंट। लेकिन एक साल का सेटलमेंट आने से तो और भी ज्यादा नुकसान था। 5 वर्षीय समझौता में तो कहीं ना कहीं जमींदार किसान को, भूमि की क्षमता को, राजस्व वसूली कैसे करना है, कैसे उसको रियायत देना है, कैसे वसूलना है, ये काम 5 साल में तो ठीक है, ठीक ठाक हो जाता था। पर आप देखेंगे कि जब एक साल का समझौता होने लगा तो हर साल एक नया प्लेयर आता था और वो किसान की दे धुनाई, मतलब दो 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 दो, मतलब बहुत दबाव। किसान क्या होंगे, बहुत पीड़ित, बहुत शोषित हो जाएंगे। और दूसरी बात कि आप एक ही साल के लिए क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करें हैं, तो हो सकता है कि आप जमींदार हैं और एक साल में आप नहीं निकलवा पाए, हो सकता है उसी साल अकाल पड़ गया, तो आपकी तो बोली है, आपके तो जेब से पैसा जाएगा किसके पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो जाएगा। आप तो क्या हुए, कंगाल हुए ना, कौन, जमींदार। तो एक वर्षीय समझौता जब हुआ, एक वर्षीय बंदोबस्त जब इन्होंने किया, इसको 5 वर्षीय बंदोबस्त को किसमें बदला, एक वर्षीय। कब बदला, 1777। तो ये और अधिक किसानों पर अत्याचार के रूप में और किसानों की दुर्दशा के रूप में परिणत हो गया। कौन सी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है, अच्छा, अब प्रतिवर्ष क्या आने लगेंगे, नए नए जमींदार जो है वो भूमि की नीलामी से राजस्व प्राप्त करेंगे और आप देखेंगे कि बंगाल की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, पूर्णतः बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, जब बंगाल की अर्थव्यवस्था पूर्णतः बर्बाद हो जाएगी तो अब विचार किया जाएगा
आगे आने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल से को कि अब क्या करें, कि अब जो है वहां पर हम भू राजस्व तो नहीं ले पा रहे हैं, नहीं मिल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी राजस्व नहीं मिल पा रहा था। तो इस स्थिति पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विचार करेगी कि हमें कुछ नई प्रणाली लाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आगे चलकर बंगाल वाले क्षेत्र में, उसके अलावा मद्रास, आपकी प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और उत्तर भारत वाले क्षेत्र पे अलग अलग क्षेत्रों पर 3 नई भू राजस्व प्रणालियां लाई जाएंगी, जिसमें से एक प्रणाली का नाम है स्थायी बंदोबस्त, जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा है आपका रैयतवाड़ी सिस्टम और तीसरा है आपका महालवाड़ी सिस्टम। तो इनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।